Hello students, today we are going on unit metallurgy, lecture number 9 और यहाँ स्टेप ऑफ मेटलर्जी को और आगे बढ़ाएंगे। लगभग लास्ट की तरफ है हम लोग स्टेप्स के, और इससे पहले हम लोगों ने स्मेल्टिंग कंप्लीट किया हुआ था। स्मेल्टिंग में नियर अबाउट 70 to 80% मेटल को प्योर कर लाए थे एज अ मोल्टेन मेट के रूप में, और अब जो उसमें इम्प्योरिटीज रह जा रही हैं उसे प्योरिफिकेशन के अगले स्टेप में ले चलते हैं, जिसे बेसेमरिफिकेशन कहते हैं। बेसेमर एक्सचेंजर इक्विपमेंट्स का यूज करते हुए बेसेमरीकरण की क्रिया के द्वारा कैसे हम उस मेटल को और प्योरीफाई कर लेंगे, इस स्टेप को जान पाएंगे। देन उसके बाद फाइनली प्योरिफिकेशन का स्टेप लेते हुए मेटल को प्योर कर लेंगे। तो यहां से स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी का जो इंट्रो सेक्शन था वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद रह जाएंगी प्रॉपरली केवल आपके लिए जो कोर्स में 4 एलिमेंट्स हैं उनके लिए कैसे हम एक्सट्रैक्शन करेंगे उसका फ्लो चार्ट लेंगे। अब वहां बार बार हम इसकी लैंग्वेज नहीं यूज करेंगे, केवल स्टेप होंगे और स्टेप में क्या क्या केमिकल चेंजेस होंगे बस केवल इनका डिस्कशन करेंगे आपसे। बाकी का सारा पार्ट हम लोगों ने इंट्रो में ही कवर कर लिया है। कुछ नई चीजें आएंगी, जो नए स्टेप आएंगे उनकी जानकारी आपको उन्हीं प्रॉपर मेटलर्जीज में करा दी जाएगी। तो आइए बढ़े स्टेप की ओर, समझ लें इक्विपमेंट्स को और इसके प्रोसेस को। इसे बेसेमराइजेशन कहते हैं या इस प्रोसेस को बेसेमरीकरण कहते हैं। बेसेमरीकरण की क्रिया क्या है, ऑनवर्ड समझ लें इसे, कि इस स्टेप में जो हम लोगों ने स्मेल्टिंग से मोल्टेन मेट प्राप्त किया था, यानी प्रगलन की क्रिया से वात्या भट्ठी से जो मोल्टेन मेट प्राप्त किया था वह लगभग 70 to 80% प्योरिटी का था। अब उसमें से जो इम्प्योरिटीज हैं उनको रिमूव कराना है और मेटल को और प्योर करना है। तो यह क्रिया बेसेमर एक्सचेंजर नाम के इक्विपमेंट्स में पूरी होती है, इसलिए इसका नाम दे दिया गया बेसेमराइजेशन या बेसेमरीकरण। समझ लें इस प्रोसेस को कि इक्विपमेंट्स के नाम के आधार पर इस प्रोसेस का नाम दिया गया बेसेमराइजेशन। चलते हैं बेसेमर कन्वर्टर में, एक्सचेंजर में। इसे बेसेमर परिवर्तक कहते हैं। बेसेमर परिवर्तक, कन्वर्टर। आइए संरचना समझ लें कि क्या क्या है। एक तो यह है पियर लाइक स्ट्रक्चर वाला इक्विपमेंट्स है। दूसरा, दोनों साइड से स्टैंड पर अपने एक्सिस पर लगा होता है। तीसरी कंडीशन ये कि स्टैंड को इस तरह इसमें एडजस्ट करते हैं कि इसको रोटेट कराया जा सके, घुमाया जा सके चारों तरफ, ऊपर और नीचे। मेटेलिक इसका आउटलेट है, ढांचा है। लाइनिंग ऑफ फायर ब्रिक्स यहां दिखाए गए हैं, एक्सटर्नली कवर किए गए हैं। स्टील का ये टैंक है, और सबसे जरूरी बात कि जो इनिशियल सेगमेंट है, आंतरिक खंड है, उस आंतरिक भाग में MgO का अस्तर लगा होता है। MgO का अस्तर लगा होता है। अच्छा, क्यों लगा होता है, क्या रीजन होगा इसका, ये भी कंडीशन समझ लें। क्योंकि मेटल को हम लोग यहां एक्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं, तो मेटल का ही ये भी बना हुआ है, इक्विपमेंट्स भी बना हुआ है। मेटल जितना नियरेस्ट प्योरिटी की ओर होगा वह उतना ही दूसरे मेटल से रिएक्टिबिलिटी करेगा, अपनी एक्टिविटी को प्रदर्शित करेगा। तो दोनों मेटल रिएक्ट करके एलॉय में ना कन्वर्ट हो जाए, किसी मिश्र धातु में ना कन्वर्ट हो जाए, इसलिए यहां MgO का अस्तर लगा देते हैं, MgO का लेयर लगा देते हैं। देन इसमें मोल्टेन मेट को भर लेते हैं, जो कि हमें स्मेल्टिंग प्रोसेस से मिला था, वात्या भट्टी से, ब्लास्ट फर्नेस से। मिड पार्ट में टोयर लगा होता है, जहां से एयर को पास आउट करते हैं और सारा सबस्टेंस होमोलॉगस कर लेते हैं। टोयर्स हैं ये, वायु को प्रवाहित करने के लिए, इसके माध्यम से सेंड और एयर को यहां पास आउट कर देते हैं। सेंड सिलिका है,
SiO2 से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, और एज अ फ्लक्स उपयोगी है। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि जो इंप्योरिटीज अनमेल्ट कंडीशन में रह जाएं, उन्हें मेल्ट कराने के लिए हम फ्लक्स का यूज करते हैं। तो यही फ्लक्स का रोल है कि जो अगलनीय अशुद्धियां हैं उन्हें मेल्ट कराने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो मोल्टेन मेट को लेकर SiO2 और सेंड और एयर की प्रेजेंस में प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। लगातार स्टैंड पर एक्सिस पर इसको रोटेट कराते जाते हैं। इन केस ऑफ टिंग केमिकल रिएक्शन से स्टार्ट होंगे, केमिकल चेंजेज होंगे, और कुछ केमिकल चेंजेस हो जाने से हॉट टेम्परेचर पर जो भी वेस्ट सब्सटेंस हैं गैसियस फॉर्म में यहां से कन्वर्टर से बाहर निकल जाएंगे, एक्सेस कर दिए जाएंगे। अब धीरे धीरे करके जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो यहां से जो मेटल का प्योरिटी है वह नियर अबाउट 96% से 98% तक प्राप्त कर लिया जाएगा। तो एक तरह से हम ये कह लें कि ये नियरेस्ट प्योरिटी वाला मेटल यहां से मिल जाता है। सपोज दैट एग्जांपल ले लें कॉपर का। तांबा धातु का शोधन करते हुए जब हम बेसेमर कन्वर्टर में उसको प्यूरिफाई कराते हैं, बेसेमराइजेशन प्रोसेस के माध्यम से, उस स्टेप के माध्यम से इसे प्यूरिफाई कराते हैं, तो 96 से 98% प्योरिटी का कॉपर मिलता है। और जब उसे ठंडा करने के लिए ट्रे या सिल्ट में डालते हैं तो धीरे धीरे करके वह जगह जगह पर बबल फॉर्मेशन कर लेता है, ब्लिस्टर फॉर्मेशन कर लेता है, या एक तरह से कह लें कि फूल जाता है, अलग अलग स्थानों पर फूल जाता है। इसलिए उस कॉपर का वहां नाम लेते हैं ब्लिस्टर कॉपर, या इसे फफोलेदार कॉपर कहते हैं। तो कई बार आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में इसी नाम से पूछा गया कि फफोलेदार तांबा प्राप्त करने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेथड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लिस्टर कॉपर विथ डायग्राम। तो आप याद रखिएगा कि जो फफोलेदार तांबा है यानी जो ब्लिस्टर कॉपर है वो बेसेमराइजेशन प्रोसेस से ही मिलता है, और उसके लिए बेसेमर कन्वर्टर इक्विपमेंट्स का प्रयोग किया जाता है। तो इस पूरे मैकेनिज्म को बेसेमराइजेशन कहते हैं, बेसेमरीकरण कहते हैं। तो इसी प्रकार आयरन मेटल के लिए भी जब आयरन मेटलर्जी पढ़ रहे होंगे तो टाइप्स में चलेंगे, वहां कैटेगरी मिलेगी आपको रॉट आयरन। उस कंडीशन के लिए भी यह प्रोसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बेसेमराइजेशन प्रोसेस के माध्यम से आयरन को भी प्यूरिफाई करते हैं। तो आइए जान लेते हैं इसके मैकेनिज्म को और स्ट्रक्चर को भी, प्रोसेस को भी। इन दिस प्रोसेस फर्स्ट वी ऑब्टेन रॉट आयरन बाय पासिंग हीट एयर इन मोल्टेन मेटल टू गेट स्टील फ्रॉम रॉट आयरन, एन एलॉय ऑफ Fe, Mn एंड C। यानी यहाँ Fe है, मैग्नीज है, Mn है और कार्बन कोक है, मिक्स इन इट, और ये एज ए इम्प्योरिटी यहाँ पर मिक्स है। द प्रोसेस इज कैरीज आउट अ स्पेशल काइंड ऑफ एग शेप्ड और पियर लाइक फर्नेस, यानी ये नाशपाती के आकार का यह एग लाइक शेप वाला इक्विपमेंट्स है, और इसे बेसेमर कन्वर्टर या बेसेमर एक्सचेंजर कहते हैं। यू नो दैट this is made of iron or steel. It is lined with silica, SiO2 bricks. It is placed on chromium, and by the help of it we rotate it in any direction or any position. हमने कहा ना एक्सिस पर इसको व्यवस्थित करते हैं और इसको रोटेट कराते हैं, यानी घुमा सकते हैं ऊपर या नीचे की दिशा में। So students, first converter is turned into a horizontal position, then molten soft iron added to it, and blast of air is passed into the mixture with the help of tuyer. The air is used to oxidize the impurity, यानी यहाँ जो एयर का उपयोग है वह impurities को
ऑक्सीडाइज कराने के लिए किया जाता है। तो चलेंगे केमिकल चेंजेस की ओर, और क्या क्या रिएक्शंस होंगे, कैसे ऑक्सीडेशन होगा इन इम्प्योरिटीज का, कैसे उनके ऑक्सीडेंट फॉर्म में इनके ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, इसको समझते हैं। सिलिकॉन एंड मैग्नीज Mn आर पार्टली ऑक्सीडाइज्ड एंड देयर ऑक्साइड्स पास इनटू स्लेज। तो जब स्लेज में पास आउट करेंगे तो अवेलेबिलिटी किसकी है, सिलिका की SiO2 की और मैग्नीज Mn की। ये एयर से जब रिएक्ट करेंगे तो ऑक्साइड में चेंज करेंगे, सिलिका का सिलिकेट और मैग्नीज का ऑक्साइड। तो आइए चलते हैं रिएक्शन समझ लेते हैं। सबसे पहले सिलिकॉन Si ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएं, O2 से ऑक्सीडाइज्ड होगा और सिलिका का फॉर्मेशन करेगा SiO2। इसी प्रकार मैग्नीज Mn ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और मैग्नीज ऑक्साइड MnO में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे ट्वाइस कर लेंगे और यहां भी ट्वाइस कर लेंगे। अब लास्ट रिएक्शन को समझ लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, जो कि इन दोनों से ही मिलकर के प्रोड्यूस होगी। देखिए पहली रिएक्शन से सिलिका मिला और दूसरी रिएक्शन से मैग्नीज ऑक्साइड मिला। अब यहां रिएक्ट करा लें इनका MnO और सिलिका SiO2, ये दोनों ही आपस में क्रिया करते हैं और ये जो ऑक्साइड है ये सिलिका के द्वारा ऑक्सीडाइज्ड होगा और होकर के सिलिकेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से कंपाउंड बनेगा MnSiO3 और ये हो गया आपका मैग्नीज सिलिकेट। तो सिलिका का परिवर्तन हुआ सिलिकेट में और ये जो मिला ये क्या है, स्लेज। स्लेज मीन्स हो गई यहां इंप्योरिटी। तो जो अशुद्धियां हैं वे सिलिकेटों के रूप में यहां से पृथक हो जाती। सो इनिशियली कार्बन ऑक्साइड अगर ऑक्सीडाइज करें तो मोनो ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज्ड होगा, यानी C+O2 गिव्स आउट CO। ट्राइस कर लेंगे यहां, विच बर्न विथ ब्लू फ्लेम, यानी नीली ज्वाला के साथ जलता है एट द टॉप ऑफ द कन्वर्टर, यानी टॉप पार्ट पर, जहां मैंने दिखाया आपको कि फ्लेम बेस है ये और यहीं से बेस सब्सटेंस आउट होते हैं। व्हेन ब्लू फ्लेम डाइज आउट द टॉप, then flow of air is restricted for removal of oxygen, some quantity of an alloy like as a aluminium or silicon iron or titanium iron। ये alloy ही है। मैंने आपको बताया कि ये alloy मिश्र धातु हैं। जब दो या दो से अधिक धातुएं आपस में रिएक्टिविटी करें तो उन्हें फाइनली हम alloys कहते हैं या मिश्र धातु कहते हैं। अलग से भी शार्ट नोट्स पूछा जा सकता है इसका आपका, तो बहुत सारे उदाहरण भी हैं इसके, एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आपका फास्फर ब्रांच, जैसे आपका जर्मन सिल्वर, एलॉय कैटेगरी के ही हैं। तो यहां पर हम जान पाए कि सिलिकॉन आयरन और एल्यूमिनियम और टाइटेनियम आयरन के एलॉयज हैं एडेड इन इट, सो रिजल्टिंग दिस स्टील इज फॉर्म्ड बाय टर्निंग ऑफ कन्वर्टर। तो यहां पर स्टील मैन्युफैक्चर्स हुआ फॉर द केस ऑफ आयरन मेटलर्स, यानी लोहा धातु, आयरन धातु के धातुकर्म के लिए इस प्रोसेस का हमने यहाँ मैकेनिज्म आपको क्लियर किया। और इसी तरह से कॉपर का भी है, जैसे मैंने कॉपर की भी बात की आपसे कि अगर कॉपर का एक्सट्रैक्शन करते यहाँ से तो जो कॉपर मिलता वह ब्लिस्टर कॉपर या फफोलेदार कॉपर होता और यहाँ जो उसकी नियरेस्ट प्योरिटी है वह नियर अबाउट 96 to 98% तक हो जाती। अब जब 98% तक हम प्योर कर लाए इसे तो इंप्योरिटी कितनी रह गई, 2 से 4%। तो इस 2 to 4% इंप्योरिटी को रिमूव कराने के लिए हम अगले प्रोसेस में चलेंगे। अगला प्रोसेस कहलाएगा आपका प्योरिफिकेशन। तो प्योरिफिकेशन के स्टेप में अलग अलग विधियां हैं, अलग अलग टेक्निक्स हैं, लेकिन आपको एक कॉमन टेक्निक का यहाँ स्टेप्स में बताएंगे और इसके बाद हम लोग चलेंगे अगले प्रोसेस में। तो बची हुई जो 2% की इंप्योरिटीज हैं इनका हम लोग
शोधन करेंगे लास्ट स्टेप में, और प्यूरिफिकेशन के स्टेप में जब चलेंगे तो मैंने कहा मेथड्स तो डिफरेंट हैं। एल्यूमिनियम के केस में चलेंगे तो कुछ प्रोसेस समझेंगे, और कॉपर के संदर्भ में पढ़ेंगे, आयरन के लिए भी पढ़ेंगे, ऐसे जिंक के लिए भी हैं। तो इन सारे मेटलर्जीज को ध्यान में रखते हुए अगर हम कॉमनली मेथड्स का डिस्कशन करें यहाँ, तो आपका इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस सबसे बेस्ट है, अर्थात वैद्युत अपघटनी विधि महत्वपूर्ण है, मॉडर्न मेथड है। और आज मॉडर्न मेथड्स में चले इंडस्ट्रियल वेपर, तो उन मेथड्स का उपयोग किया जा रहा है जहां पर इजी वेपर मेटल्स को प्यूरिफाई कर लेते हैं, और यहाँ इलेक्ट्रोलाइट सेल का उपयोग करेंगे। तो अगली क्लास हमारी इसी बेस्ड होगी कि हम लोग इंट्रो सेक्शन यानी स्टेप ऑफ मेटलर्जी का लास्ट करेंगे, और देन इसके बाद फ्लो चार्ट के माध्यम से जो 4 मेटलर्जीज हैं उन्हें, उनके रिएक्शन, उनके स्टेप्स को समझ लेंगे। अब एक हेल्प यहां से मिलेगी आपको कि अगर आपने ये स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं यहाँ इंट्रो बेसिक पार्टों से, तो आपको प्रॉपरली किसी भी मेटलर्जी के लिए कोई भी स्टेप पूछ दिया जाए तो उन फ्लो चार्ट में चले जाएं और प्रॉपरली उसी स्टेप का केमिकल चेंजेस, केमिकल रिएक्शंस, जो कुछ भी हो रहा है वो वहां से आप ले लें। और सपोज दैट कहा रोस्टिंग, तो रोस्टिंग के लिए अब आपको माइंड मेकअप कर लिया है आपने कि रोस्टिंग के लिए रिवर्बरेटिव फर्नेस का यूज करते हैं, तो वहां होने वाले जो केमिकल चेंजेस होंगे वो प्रॉपर जिस एलिमेंट के लिए पूछेगा उसी का आपको केमिकल रिएक्शन दे देना है। बाकी का स्टेप वही रहेगा, डायग्राम वही रहेगा। तो एक बार यहाँ जब आप इसको तैयार कर लेंगे तो आपको प्रॉपर सभी मेटलर्जीज के लिए ये काम में आएंगे। देन तो जो अगली क्लास होगी हमारी, उसमें हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस द्वारा फाइनली 2% इम्प्योरिटीज को रिमूव कराएंगे और प्योर मेटल नियरेस्ट प्योरिटी का, चूंकि हमने पहले ही कहा था आपको कि 100% प्योरिटी का मेटल नहीं लिखते हैं, तो 99.99 एक तरह से नियरेस्ट प्योर मेटल हो गया, क्योंकि ऑक्साइड की अवेलेबिलिटी आ जाने से कुछ इम्प्योरिटी आ जाती है उसमें। तो इस प्रकार से मेटल को शुद्ध रूप में प्राप्त